अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और इलेक्शन की अब तैयारियां हो रही हैं। इसका अंदाज़ा इस चीज़ से किया जा सकता है कि PMLN यानी मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर आज इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और हमने देखा कि आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज जो है उन्होंने शादरा में एक जलसा किया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो बात नवाज शरीफ साहब ने की थी कि मैंने मामला अपना साहब डार साहब ने की थी कि मामला जो है वो मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया, उन्होंने भी यहाँ पर भी अल्लाह के ही सुपुर्द कर दिया है। तो अब मामला जो है वो इसी तरह से आगे चलेगा। एहतसाब की कोई बात नहीं होगी, मट्टी पाव ही होगा और यूं ही मामला अब आगे चला जाएगा। यानी मट्टी पा दी गई है, फिलहाल तो पा दी गई है। जो हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनको आपको उनके जो मशहूर ज़माना जो स्टेटमेंट्स थे जिसमें ब्रेन ड्रेन के उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा जा रहे तो क्या हुआ, चले जाएं। उनको इसकी ग्रेविटी का शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि मुल्क से अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंटेलेक्चुअल्स का, इंटेलिजेंस का, हमारे प्रोफेशनल्स का, तो वो मुल्क के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। लेकिन उसके बाद महंगाई पे भी उन्होंने कहा इतनी भी नहीं है कि लोग सड़कों पर आ जाए। लेकिन अभी हाल ही में जो उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया वो उससे कहीं बढ़कर था। जब उन्होंने बात की जो है वो फोर्स डिसअपियरेंस की और जो कंपैरिजन किया बलूचिस्तान का कश्मीर से, ज़रा शॉर्ट सा क्लिप है, सुनते हैं। इस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ, इस पे लोगों ने बहस भी की, ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ कि क्या ही अच्छा होता कि ये बात करते। और सबसे बड़ी बात है कि जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान में इससे जो केयरटेकर होम मिनिस्टर हैं, फिर जो सेनेट के चेयरमैन हैं, फिर से जो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान है, उन सबका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ऐसे में बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर करना प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन वो प्रायोरिटी या वो दूर ऐसे नहीं होगी कि जिनकी तादाद हज़ारों में है मिसिंग पर्सनस की। खुद हामिद मीर साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि वो उनके साथ आके लाइव शो कर लें तो वो बताएं कि हज़ारों में उनको आप 50 कहें और फिर बलूचिस्तान का कंपैरिजन जो है वो आप कश्मीर के साथ करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। एक और इंटरव्यू दिया उन्होंने BBC को, उसका भी एक शॉर्ट क्लिप है, वो भी देखते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने इस पर किसी अपॉलोजेटिक होने का दावा नहीं किया कि वो मिलिट्री मैन या आर्मी मैन के तौर पे अपने आप को कहलाएं। लेकिन मुझे याद है जब गलीदा फारूकी ने ये इंटरव्यू किया था और इसको तो उसका जवाब उन्होंने दिया था कि आपके ऊपर भी इस किस्म का इंप्रेशन है। बट एनीवेज इशू ये है कि इशू ये नहीं है कि वो क्या है, इशू ये है कि पाकिस्तान के अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के फेलियर आप वहाँ पे जाके गिनवा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि प्रैग्मेटिकली यही है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो हमारी शान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका अगर वो नंबर 1 है और वो पावरफुल हैं तो ये हमारी पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप टोटली जिम्मेदारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की डाल दें कि वो चूंकि फेल हो जाती हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाती, तो वो हुकूमतें मुकम्मल क्यों नहीं हो पाती, वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाती, कोई अपनी मुद्दत मुकम्मल वज़ीर आज़म क्यों नहीं कर पाता, ये एक लंबे सवालात हैं जिसके जवाब भी फिर हमें शायद मांगने होंगे। बहरहाल यहाँ पर ज़रा बात करेंगे। और शेख रुहेल असगर साहब जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा इस वो UK में मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब का जो बदलते हुआ बयानिया है, उनकी वापस आने की हतमी तारीख है और ये तमाम चीज़ें हैं वो ज़रा हम उनसे जानेंगे। और थोड़ी सी हम बात फैज़ाबाद धरने के केस के हवाले से भी बात करेंगे कि सारों की एप्लीकेशन जो है वापस हो रही हैं, उसकी क्या अहमियत है। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख रुहेल असगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये अल्लाह का करम, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सर ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, ज़ाहिर डेट अनाउंस हो चुकी है, ये फैसला हतमी है या अभी उनके सेहत के पेश नज़र इसको जो है वो रिकंसीडर किया जा सकता है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स के उस पे? क्योंकि आप इस्लामाबाद है ना, पोस्ट मेरा ख्याल है आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं। अगर लाहौर में होती तो आपको पता चलता कि इस वक्त वहाँ पे क्या गहमा गहमी है। हमजा मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा बहुत ही एक्टिवली इस मामले पे काम कर रहे हैं। और मैंने जो जुमे को मेरी मुलाकात हुई थी बड़े मियाँ साहब से, तो जो मैंने उनका व्यू जो मुझे आया नज़र, जो उनका एक तासर जो आम नजर आया, वो तो बेताब है 21 तारीख को उड़ान भरने के लिए पाकिस्तान के लिए, कि वो ये समझते हैं कि अब शायद, मेरा ख्याल है शायद वो ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान को दोबारा उनकी ज़रूरत है। अवाम का एक उनके ऊपर भरोसा है, तो वो इंशाल्लाह उस भरोसे को जरूर पूरा करेंगे। और 21 तारीख को इंशाल्लाह
वो पाकिस्तान में होंगे और लाहौर में अपने जलसे से खिताब करेंगे। इंशाल्लाह ताला सर। लेकिन मैं थोड़ी सी वो करूं, क्योंकि हालात से, वाक़यात से बाखबर रहने के लिए उस जगह पर होना ज़रूरी नहीं है। मैं तो इस्लामाबाद में बैठी हूँ, मुझे लाहौर का अहवाल पता है, आप तो यूके में बैठे हैं, आपको लाहौर का अहवाल पता है, तो मेरा ख्याल है इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट एनीवेज दिस इज़ रियली गुड। बट सवाल यह है कि वो जो एहतसाब वाला, वो जो मट्टी पाव नहीं होगा, वो बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया गया, या उसमें अभी थोड़ी बहुत जान है, यहाँ आके वो दोबारा से रिवाइव हो सकता है? देखिए, ये दो हिस्सों में है, आप इसको जरा समझ लें। मैं आज बार 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 तकरार कर रहा हूँ आपके इसी नुक्ते पे। मियां साहब ने जो फरमाया था ना, उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला जो है, जो उनके साथ ज्यादती की गई, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उनको तकलीफ दी गई इस उम्र में, इस हालात में, वो उन्होंने कहा मैंने अपना सारा मामला जो है खुदा के सुपुर्द कर दिया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई खदूरत नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो इस मुल्क को और मुल्क के अवाम को सजा दी गई है नाकर्दा गुनाह की, उसका एहतसाब होना चाहिए। और उसके एहतसाब के लिए उन्होंने कोई चीज़ वाज़ेह अभी इसलिए नहीं की कि जब मैं जो नतीजा हर्ज कर चुका हूँ कि उनका ये ख्याल होगा कि जब वो पाकिस्तान, अल्लाह ताला उनको उस मनसब में दोबारा विराजमान करे, तो फिर उनका ख्याल होगा कि वो पाकिस्तान की जुडिशियल काउंसिल को और पाकिस्तान के एस्टैब्लिश अदारे को ये चीज़ का बावर करवाएं कि ये जो कुछ हुआ और जिन लोगों ने किया उनके लिए आप क्या सजा तजवीज़ करते हैं, या उनका अकाउंटेबिलिटी आप कैसे करते हैं। क्योंकि ये देखें, मैं आपको गुजारिश करूं कि अगर आप जुडिशरी में जाते हैं, किसी जुडिशियल बंदे के लिए आप कोई आवाज़ उठाते हैं, तो उसके लिए एक जुडिशल कमीशन मौजूद है, उसमें आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट किसी शख्स के लिए बात करते हैं, तो उनका अपना एक मुरवजा, एक तरीका कार है अपना अकाउंटेबिलिटी का। तो ये आपको लेकिन मैं आपको साथ साथ एक अर्ज करूं कि मैंने जो मियां साहब की आखिरी मुलाकात में जो मैंने नतीजा अहज किया, वो है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है पाकिस्तान के मुआशी हालात के लिए, पाकिस्तान की महंगाई के लिए, और पाकिस्तान में दोबारा जो आप देख रही हैं कि बिजली का बहरान है उसके लिए। और एक बड़ा ही खौफनाक चीज जो बार बार उठती है, और जो 13वें आपने देखा होगा, तो उसको अफवाज पाकिस्तान की साथत से या उनकी मदद से उसको काबू पा लिया गया था। वो है आपकी टेररिज्म। टेररिज्म दोबारा से फिर जन्म ले रहा है, पनप रहा है। पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ आती कि ये अब पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है और एक प्लान है कि पाकिस्तान को किस तरह मजबूत ना होने दिया जाए। जो ही मियां साहब की तारीख आई और ये काम शुरू हो गया। और अब तक मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद 100 के करीब कीमती जाने फिर इस दुनिया से जी बिल्कुल ऐसी है, रुखसत हो बिल्कुल ऐसी है। लेकिन शेख रुल साहब, आप इसको लिंक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख के साथ, यानी आप कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान को इस हद तक डिस्टेबलाइज करना चाहता है और इसलिए करना चाहता है कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। देखिए ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया होगा, आपने हालात को सामने रखता हूँ ना, जो हालात सामने आते हैं, जो वाकयात होते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूँ। वो मुझे कोई ज्योतिष का इल्म तो है नहीं, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और ना ही मुझे कोई मेरी कोई तनख्वाह होती है। मैं तो लोगों के सुन सुन के भी बड़ा परेशान होता हूँ जब वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वो तो ऐसे लगता है जैसे उस जगह बैठे हुए थे जहाँ ये बात हो रही थी, या ये राज आपस में किया जा रहा था, बयान किया जा रहा था। तो मैं इस पे ये समझता हूँ कि आप देखें, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आप 2014 पे ले लीजिए ना, 14 का आप वाकया देख लीजिए। 14 में क्या हुआ था? 14 में ये हुआ था ना कि सदर मोहतरम जो चाइना के आ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए एक खामखा का तमाशा लगाया गया और उसको मौखर करवाया गया। और शुक्र कीजिए मौखर हुआ था, वो दुरुस्त कह कैंसिल रहे नहीं हुआ हैं, था। दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त के जो DGIS आए थे उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था और वो कहा गया था कि उनके धरनों के पीछे वो थे। तो आज आप फिर किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन वाकयात के पीछे फिर कोई और है? नहीं, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ
ये नहीं होता। उसमें बैरूनी ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मजबूत हो। अब जब देखें ना, अगर आप मुआशी तौर पे बैरूनी मजबूत हो ताकतों जाते का ताल्लुक हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी से तो कोई नहीं हो सकता ना, कि बैरूनी ताकतें चाहेंगी कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि आज जैसे आपका मुआशी मामला आता है, मुआशी मामला अगर आपके दुरुस्त हो जाते हैं, जैसे कि माजी में हुए, IM को आपने अलविदा कह दिया, मियाँ साहब ने उस मामले को खुदा की मदद से उसको बुरहान पे काबू पा लिया, तीनों बुरहानों पे काबू पा लिया। अब आपके सामने ही है, लोड शेडिंग खत्म हो गई, इकॉनमी का मामला तय हो गया, टेररिज्म पे काबू पा लिया। तो फिर आप एक तरक्की के रास्ते पे चल पड़ते हैं ना। और तरक्की शुदा अच्छा, वो तरक्की है मुल्क बहुत जो सारे है। दुश्मनों को सूट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, एक चीज, सॉरी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ शेख नूर असफर साहब, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपने कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो जब वापस आएंगे और अगर वो वजीर आजम बन जाएंगे तो फिर वो इदारों से यानी इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे कि जी ये वो किरदार थे जिन्होंने मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, मुझे निकाला, आवाम को उसकी सजा दी। तो आप अपना तरीक़ेकार जो भी आपकी इन हाउस अकाउंटेबिलिटी है या एहतसाब का तरीका है वो आप करें। उसको हम अगर लिंक करना चाहूँ फैजाबाद धरने केस से, कि उसमें कैरेक्टर्स का कहा था कि जी कार्रवाई करें। अब जो नजरसानी की अपीलें थी वो तो धड़ाधड़ वापस हो रही हैं, ECP की हो, IB की हो, पेमरा की हो, PTI की हो। अगर ये फैसला अपनी जगह रिटेन करता है कि उन किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें मुलविस थे या जो भी पॉलिटिकल उसमें थे और धरने के जो फैसिलिटेटर थे, तो फिर मियाँ साहब उस ब्याह पे तो कम अज कम कहेंगे इदारों से कि जी अब आप कार्रवाई करें और फिर इदारे कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, दो चीजें होती हैं, एक मनफी पहलू होता है, एक मुस्बत पहलू होता है। अगर आप किसी इदारे के मतलब ऐसा बयान देते हैं या ऐसी बात करते हैं जिससे उस अदारे की शान शौकत में इजाफा होता है, उसकी इज्जत तकरीम में इजाफा होता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, और ना ही इसमें कोई किसी को इस किस्म की रिजर्वेशन होनी चाहिए। और दूसरी है मनफी। आप इसको अगर आप मनफी अगर लेते हैं तो फिर उसको आप किसी तरह सुधार नहीं सकते। देखिए ना, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं, अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं, तो फिर आपके पास आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। और जब रास्ते आगे बढ़ने के निकलते हैं तो हाँ, फिर उससे आपकी मजबूती होती है, आपका एक वकार बढ़ता है, अपनी नजरों में, अपने लोगों की नजरों में और बाहर के लोगों की नजरों में बढ़ता है। अब जैसे देखिए ना, आपने अपने पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया, कोई भी मुल्क आपके साथ रवाबत करने को तैयार नहीं था, और ये गलतियां आपने की, ठीक है, आपने ठीक है। जानबूझ के की, आपसे करवाई गई। अब ये मामला तो हर एक दिन ये मामला भी खुल जाएगा। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई ऐसा हिडन सीक्रेट नहीं है या कोई रॉबर्ट सानी नहीं है जो पता ना चलेगी। ठीक है, ये भी एक दिन आ जाएगा सामने कि ये हुआ क्यों था, ये ठीक क्यों है, किया थैंक यू गया, वेरी मच, क्या। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है, मैं तो हमेशा से जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय है ही नहीं शेख असगर साहब कि मामले को जो है जब तक आप अपनी नाकामियां, अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे आप मूव ऑन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, दूसरी तरफ ये कि इंसाफ भी ज़रूरी है और एहतसाब भी ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने बात की है कि ठीक है वो अभी नाम नहीं ले रहे या अभी वो एहतसाब की बात नहीं कर रहे या उनको पर्सनल जो तकलीफ पहुंची या दुख पहुंचा वो उसका भी नहीं बात कर रहे, लेकिन जब बात अवाम की और मुल्क की आएगी तो अगर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जो मैंने आपकी बातों से अर्ज़ किया कि फिर वो इदारे को कहेंगे कि जी ये वो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने ये किया और अब आप इनकी अकाउंटेबिलिटी करें, और बहैसियत जब वज़ीर आज़म कहेंगे तो फिर वो क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि तारीख तो हमें ऐसी नहीं मिलती। लेकिन जो फैजाबाद धरना केस है और उसमें भी यही बातें की हैं, तो यानी वो जो केस का फैसला है जिस पे अब शायद नजरसानी की अपीलें तो वापस हो रही हैं, लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो नून लीग का सब बयानिया है वो उसको ही तकवीयत भी पहुंचाता है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ ही मोहम्मद मालिक साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उनका तजिया लेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मालिक साहब, मैं अपने इंट्रो में जिक्र भी कर रही थी, बल्कि हमने प्ले भी किया था, हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल्लाह काकर साहब उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया और ना सिर्फ उन्होंने नेगेट करने की कोशिश की कि वो उन्होंने कहा मैं अपोलोजेटिक नहीं हो रहा इस इंप्रेशन पर कि जी वो आर्मी मैन है या उनकी चॉइस है या उनकी सिलेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जो हमारे मुल्क की जो सियासी हुकूमतें हैं दिहाइयों से वो नाकाम रही हैं, वो
वो डिलीवर नहीं कर सकी हैं, फिर बाय डिफॉल्ट बाय डिज़ाइन जो एस्टैब्लिशमेंट है या आर्मी है वो ज़्यादा मजबूत होती चली गई और वो फिर डिलीवर करती है। तो सर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको अप्रिशिएट किया जाए और नाकामी हम करार दे रहे हैं अपनी सियासी हुकूमतों की, ये चेस्ट थम्पिंग करनी चाहिए इस पे इंटरनेशनल फोरम्स पे स्पेशली? नादिया मुझे नहीं पता आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? अब जब खास तौर पे अगर इलेक्शन भी हो जाते हैं, देखिए जहां से वो आए हैं वो सबको पता है। और आपको याद होगा इनका नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन ने रेकमेंड किया था एज प्राइम मिनिस्टर, और हम सारे लोग अपने प्रोग्राम्स में कहते थे कि जो भी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज करेंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके। वरना राजा रियाज साहब का और इनका क्या चीज कॉमन है? ना हाउस में कभी इकट्ठे काम किया, ना कहीं और काम किया, ये बलूचिस्तान से वो पंजाब से, तो सडनली एक ही चीज कॉमन थी। तो इसलिए आई थिंक वी शुड लुक इनटू दैट वी शुड ओवर थिंक दिस होल थिंग। और जो बातें हैं, देखिए वो बातें तो ठीक है ना, कहीं इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी तो कहीं गवर्नमेंट बहुत कमजोर थी, कहीं बयानिए बड़े कन्वीनियंस वाले बयानिए थे। आजकल भी वही बात चल रही है, कभी जनरल बाजवा बुरा, फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दो, इमरान खान को गिराने के लिए जनरल बाजवा की एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अब इमरान खान को निकालने के लिए दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। सो ये चीजें तो पॉलिटिक्स में चलती हैं। आई थिंक काकड़ साहब पे लेट्स गो इजी ऑन हिम, 2-3 महीने और है, लेट्स गो इजी ऑन हिम। अच्छा, तो हम सर मसला ये नहीं है, मसला ये कि जो आप पाकिस्तान में कभी आप बात करते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ, फिर आप कभी कह देते हैं कि महंगाई इतनी भी नहीं है कि लोग सड़कों पर आ जाएं, फिर फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से भी उन्होंने बात उनसे हो रही थी पाकिस्तान या बलूचिस्तान की, जिसकी जो मिसिंग पर्सन की तादाद हज़ारों में है, जो कमेटी इन्वेस्टिगेट करी है 5000 की लिस्ट तो उनके पास ज़्यादा की थी, अब वो कहते हैं 50 है, फिर उसका कंपैरिजन। सर बात सीरियस या नॉन सीरियसनेस की नहीं है, हमें हमारे लेने की बात ये कि आप इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस नैरेटिव के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ चीजें होती हैं जो आपको सर्टेन प्रिविलेजेस थ्रू प्रोटोकॉल मिल जाती हैं। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे लंदन या कहीं और तो एम्बेसडर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की 2-3 इंटरव्यूज करवा देगी, इस तरह चीजें हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त व्हाट ही सेज टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी रेलेवेंस मैटर नहीं करती। हाँ, अगर जनवरी में इलेक्शंस ना हो तो फिर मैटर करती है कि फिर हमें नजर आएगा अच्छा जी ये तो आप जरा लॉन्ग टर्म प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि इट्स मोर लाइक अ स्टॉर्म इन द टी कप। आप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो आने वाले हफ्ते इसमें क्या पॉलिटिकल सेटअप बनता है, पीएमएलएन का क्या रोल होगा, कोalition का क्या रोल होगा, इमरान खान किस हद तक माइनस होंगे, पार्टी माइनस होगी। फॉर मी दोज आर मोर रेलेवेंट इश्यूज फ्रैंकली। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं उसी की तरफ आ रही थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट जब उन्होंने प्रेस टॉक की, उन्होंने कहा मीडिया टॉक में कि जी इकोनॉमी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इलेक्शंस, और फिर उन्होंने वेदर को भी कहा कि जी जनवरी ऐसा मंथ नहीं होता कि वो मुनासिब के उसमें इलेक्शंस कराए जाएं। अब ये जो उनका बयान था ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? क्या वो वाकई इलेक्शन नहीं कराना चाहते या इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, या ये एक उनसे बयान दिलवाया गया या कोई नहीं चाहता? हाउ यू सी दिस? देखिए मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शंस मूव अप करवाए गए हैं। पहले फेब का प्लान था, जनवरी में करवाया गया, और एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज कर रही है कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए एक पॉलिटिकल फसाद चाहिए, एक सामने एक चेहरा चाहिए, और भले उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर हो या ना हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कसम खाने के काबिल हों कि नहीं देखें हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है। जनवरी में है, रिव्यू भी है IMF का, फिर जो सऊदी अरेबिया UAE वगैरह की कमिटमेंट्स हैं इनके साथ, वो भी इसी बेसिस पे है कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारों के साथ आपने इक्वेशन में रहना है, तभी हम भी आपके साथ चल सकेंगे, वरना हम नहीं चल सकेंगे। सो आई थिंक वो अब ये फैसला हो गया है कि इलेक्शंस तो होने हैं। मुझे जनवरी में फ्रैंकली पोस्टपोनमेंट किसी का नजर नहीं आती। ये वेदर शेदर के ऊपर गॉड फॉरबिड कोई और चीज हो जाए बड़े, जिस तरह ये अंदोनाक 2 दिनों से चल रहा है, 100 लोग हमारे शहीद हो गए हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी कुछ चीजें हो गई तो और बात है, लेकिन ये बर्फ सर्दी इस पे नहीं होगा। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से नवाज साहब का भी रिटर्न प्लान हो रहा है, आज चीजें क्वाइट ऑब्वियस हैं।
बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब का रिटर्न तो प्लान हो रहा है, लेकिन उनका नैरेटिव अभी तक फाइनलाइज अपेरेंटली नहीं हुआ। कभी वो, आपको पता है, बड़ी इसकी धूम मची पूरा हफ्ता कि कभी उन्होंने कहा कि जी एहतसाब होगा, मट्टी पाव वाला काम नहीं चलेगा, फिर शहबाज शरीफ साहब का जाना और ये सारी पूरी एपिसोड। आज फाइनली फुल फ्लैग नून लीग ने अपनी इलेक्शन कैंपेन तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में इट्स नो वे, मतलब वो चीज रही नहीं जो माजी में थी। नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाते हैं, उनका बयानिया क्या होगा, वो बयानिया पब्लिक में बाय होगा कि नहीं होगा, कितनी पजीराई आपको लगता है मिलेगी अवाम में? देखिए, कौन से बयानिए की बहस हो रही है। मियां साहब ने पहला बयानिया अपना दिया जब गवर्नमेंट गिरी, तो गुजरावाला का फेमस वो तकरीर आई जब इन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके, DGI का नाम लेके और लोगों के नाम लेके पहली बारी बात की। फिर हमने देखा कि उसी एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू ये बाहर चले गए। मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने कंसीड किया कि जी वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया था, बल्कि जब मैंने उनको कहा कि नहीं वो तो कोर्ट से भिजवाया, तो उन्होंने कहा नहीं एस्टैब्लिशमेंट सारा काम किया। तो आप चले गए बाहर। वही जनरल बाजवा जिसमें सारी बुराइयां हैं, उनको आपने एक्सटेंशन दिलवाई। जब एक्सटेंशन की बात करते तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि देखें, हमने तो इसलिए वोट दिया था ताकि हमें पता था कि इमरान को वो टक्कर जाएंगे, हटाएंगे। अब इमरान को गिराने के लिए इनको एक बाजवा लेड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इमरान को और इनकी पार्टी को बाहर रखने के लिए इनको आज की एस्टैब्लिशमेंट चाहिए। तो ये बगैर एस्टैब्लिशमेंट के तो ना बाहर जा सकते थे ना वापस आ सकते थे। तो इसलिए बयानिया कौन सा ये क्लैश का, आई थिंक, और जिस तरह उनको आके जाना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को, और जिस तरह बयानिए बदले हैं बाकियों के, जवेद लतीफ साहब, सरली डार साहब ने कहा, देखें उन्होंने तो आपको याद नहीं मीडिया में कहा था, मीडिया वालों के आगे कि अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। आई मरियम ने भी कहा कि उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। बिल्कुल, भाई लंदन में भी तो अल्लाह पे था छोड़ ना, दिया। क्यों भूल गए थे सारे कि अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। वो जब पिंडी से पैगाम गया तो वो सबको अल्लाह भी याद आ गया। बयानिया कोई भी नहीं है, इनको सिर्फ एक ही टेंशन है, और मेरा ख्याल है ये बयान एक रीजन से आया था कि कल को ये बयानिया वापस भी हम ले लेंगे। आपको याद है जो सेकंड बयान जावेद लतीफ साहब का प्रेशर हुआ था वापस आके, तो उन्होंने कहा ठीक है जी वो नहीं कोई करना चाहते तो खैर है, ना करें, छोड़ देते हैं हम, मगर 9 मई वालों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए कि ठीक है जी हम एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट मस्ट डिलीवर एन एब्सोल्यूट डन एंड डस्टेड इमरान खान और पार्टी। ये है इनका बयानिया, जो इनको पता है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का ही इनके नज़दीक खुदा न खास्ता उनकी बातचीत शुरू हो गई इमरान से, तो फिर आप इनका, फिर मैं बयानिया देखूंगा तो उस पर मैं कहूँगा कि क्या बयानिया है। अभी कुछ भी नहीं है। इनकी सारी सियासत PDM की डिपेंडेंट है दो चीज़ों के, एक जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान के साथ, उसमें कोई तब्दीली ना आए, इसी किस्म का रिप्रोचमेंट ना आए, और बाकी ये अब जो जितनी बात होगी आप देखिएगा पिंडी ड्रिवन होगी, और ये लोग उनके साथ करेंगे। और अगर कोई शक था किसी को तो अब 2 दिन में वो भी खत्म हो गया। देखिए जो आपकी फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, नजर आ रहा है कि अब ये फ्यूचर इकोनॉमिक इंजन, ग्रोथ ऑफ इंजन है पाकिस्तान का। यहीं पे पॉलिसीज बन रही हैं, यहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पहले इसका दायराकार इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे, अब लास्ट 5th एपेक्स मीटिंग के अंदर इसके दायराकार में लोकल बिजनेस और लोकल इश्यूज भी आ गए। उसके जो ओवरव्यू कर रहे हैं वो CGS कर रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जनरल्स इन द आर्मी। तो नजर आ रहा है कि अब जब इकोनॉमिक एजेंडा है ये अब क्लियर हो गया, इंस्टीट्यूशन ने देख लिया भैया खाली मियाँ साहब पे या डार साहब पे नहीं छोड़ना, सिविलियन फसाद होगा बट दे विल बी पार्टनर्स। इतना ओपनली कभी ओनअप नहीं किया फौज ने। सो अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ड्राइविंग सीट यहाँ से होगी, बल्कि शायद इकॉनमी के लिए अच्छा भी हो। जो डार साहब पहले बातें करते थे ना, बिल्कुल अपनी तय चलते थे, अपनी मर्जी करते थे। मेरा ख्याल है जब यहाँ 2-4 जनरल्स बैठे हुए ना, तो जरा डार साहब की जर्नैली कम हो जाएगी और शायद एक बेहतर डिसीजन सब इकोनॉमी देख लें। लेकिन जिसको हम नादिया कहते थे ना, इस्लामाबाद हाइफन रावलपिंडी हाइब्रिड, अब मेरा ख्याल है रावलपिंडी हाइफन इस्लामाबाद हाइब्रिड बन रहा है। और आप चले वेल इसके रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं है, वो आगे आने वाले वक्त में हो जाएगा, और आई गेस के इससे तो बेहतर ही होगा जो कुछ हुआ हमारे मुल्क के साथ। बट सर, वजीर आजम
चौथी दफा नवाज शरीफ, वो इस ख्वाहिश को दिल में लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये एक दावा है, खुर्शीद शाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे एंड यू नो खुर्शीद शाह साहब वेरी वेल, वो कोई हैंकी पैंकी नहीं कर रहे होते। उन्होंने कहा कि हम आपको वजीर आजम बिलावल को बनाकर दिखाएंगे। मैं छोटा सा क्लिप है, अगर आप जरा चलाएगा प्लीज खुर्शीद शाह साहब की। हम आपको वजीर आजम बना के दिखाएंगे पीपल्स पार्टी, बस। कब? बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना के दिखाएंगे। कब? जंग 2024 2028 या 2024 में। मोहम्मद मालिक साहब, एक तरफ पीपल्स पार्टी का क्लेम कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ही हम वजीर आजम बनाकर दिखाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है या इसके पीछे कोई कुछ है? और जो नवाज शरीफ साहब की चौथी दफा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश वो पूरी होते देख रहे हैं आप? देखिए, हर किसी ने अपने अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है और डीलें करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो इतनी नाराज भी थी पिछले दोनों और बड़ा बोल रहे थे बिलावल साहब, अब ठंडे हो गए। जब आगे से रगड़ा पड़ना शुरू हुआ, 2-3 बातें हुई। इनकी 5 सीटें MQM को वादा हो गया है, जो इनका ख्याल था हमारी हैं कराची से। साउथ पंजाब में जो इनका ख्याल था हमें गारंटीज मिलेगी, साउथ पंजाब में इनको गारंटीज नहीं मिली। फिर बलूचिस्तान में ये बजेंजो वगैरह जो हैं, इनके ग्रुप को कहा गया था पहले कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, आखिरी मौके पे उनको कह दिया गया कि आप मुस्लिम लीग ज्वाइन करें। सो पीपल्स पार्टी फेल्ट बिट्रेड। फिर हमने बड़ा सख्त रवैया देखा। फिर मैंने 21 अगस्त को प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि अभी आप आने वाले दिनों में इमीडिएटली बहुत ज़्यादा तंगी देखेंगे पीपल्स पार्टी की। 2 दिन में मुकेश चावला पकड़े गए, फिर अब सलीम बदारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुराद अली शाह साहब के, और उससे पहले उनके वालिद के थे, 15-16 साल का साथ है। और जिसको आप कराची में कहते हैं ना सिस्टम, ये सिस्टम चलता है, उसमें सिस्टम में सलीम बदारी साहब वगैरह बड़े की कैग्स हैं। फिर हमने देखा कि अब आपको देख रहे रवैये नरम हो गए पीपल्स पार्टी के। सो आई थिंक ये एक बयान की हद तक है, एक अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मुझे तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का ही पूरा निकलता नजर आ रहा है चौथी दफा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट है। PTI चेयरमैन जेल में जाकर कमजोर होंगे या आपको लगता है मजीद मजबूत होंगे? देखिए, उनके मामले में उनको 2 चीजें सूट कर रही हैं। एक है बहुत ज्यादा गुस्सा PTM का जो ओपनली लोग शो करते हैं, और एक बहुत ज्यादा गुस्सा एस्टैब्लिशमेंट पे भी है जो लोग ओपनली नहीं कहते। उनकी अपना जो सपोर्ट बेस है बहुत मजबूत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी बेस है उन लोगों की जो इन लोगों के खिलाफ है, और उनका ख्याल है कि मैं उससे डिफॉल्ट में जीतूंगा और मुझे अगर इलेक्शन में मुझे कोई फेल थी। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो ज़मीनी हकायक हैं, उसमें जब तक इस 2 की पोजीशन 2 लोग हैं जिनके साथ उनके ज़ाती इख्तलाफ थे, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस। इसलिए जहाँ से अगर कोई रिलीफ आनी है, मेन इन 2 जगहों से आनी है। मेरा ख्याल है उनके फ्यूचर का डिटर्मिन होगा कि उनका और आर्मी चीफ की अगर कोई रिप्रोचमा कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक हकीकत है कि दैट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही होगा। बाकी अपनी रेजिस्टेंस वो ठीक कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग ही हुआ है, उनकी इनकार्सरेशन से कमी नहीं हुई, इजाफा ही हुआ उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद मालिक साहब। और तन रहे थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म क्या वो दोबारा से नवाज शरीफ साहब को ही बनता देख रहे हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस रेस में हैं, और जो खुर्शीद शाह साहब का क्लेम था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चौथी दफ़ा जो ये कुरा है वज़ीर आज़म का, ये नवाज शरीफ के नाम ही निकलता देख रहे हैं। मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आते हैं तो मुल्क में जो ये जो नई सर्ज है टेररिज्म की, इस हवाले से ज़रा बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी हो इसे डील करने की। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो हालात हमारे सामने हैं कि दहशतगर्दी की एक नई लहर, जो कि जिसमें हमने पिछले देखा एक दिन कबल, जिसमें हंगू पे एक अटैक हुआ, मस्तूंग में हुआ, जोब में हुआ, और ये उससे पहले चित्राल की जो सिचुएशन हमारे सामने थी, और जो जोब में जो सरहद पार से जो दहशतगर्द थे उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, 3 दहशतगर्द मारे भी गए। अब इसको रिलेट किया जा रहा है इस पाक अफगान ताल्लुकात
ताल्लुकात के साथ भी पेप्स की जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ है उसकी भी एक रिसर्च और उसका एक पेपर जिसमें उन्होंने कहा और जिसमें ये बताया गया एक स्टडी की कि जी फॉल ऑफ ढाका के बाद से 73% जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात का पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। जब भी अफगानिस्तान से बात हो लेकिन ताल्लुकात की बात ये है कि कहा यह बावर कराया जाता है कि जी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और शायद ये यकीन दहानियाँ भी कहीं ना कहीं कराई जाती हैं, लेकिन मामला और हकीकत इसके बरअक्स नज़र आती है। क्या वजूहात हैं ये जो हालिया दहशतगर्दी है, इस पर ज़रा हम बात करेंगे और इससे निमटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी होगी, क्या ताल्लुकात का बेहतर करना ही है या फिर हमें मज़ीद कुछ यकीन दहानियाँ और कुछ श्योरिटीज़ चाहिए होंगी। जो मेरे साथ मौजूद हैं शख्सियात का तारुफ करा देती हूँ। सैयद मोहम्मद अली साहब इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे एनालिस्ट एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब, जो हम ये हालिया दहशतगर्दी की लहर देख रहे हैं और जो हमने मस्तूंग और हंगू और ज़ोब और ये जो पे दर पे जो हमने वाक़यात देखे खासतौर पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, एक छोटा सा उसके बाद जब हमारे वज़ीर दाखिला निगरां वज़ीर दाखिला गए बलूचिस्तान, वो छोटा सा क्लिप है वो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा सुन लेते, फिर इस बात पे ज़रा आपका तज्जिया जानूंगी। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवंस हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम। कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे समझ में ये नहीं आया किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की सरफराज बुगटी साहब ने कि वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। इस पे भी जरा सी रोशनी डाल दीजिएगा सैयद मोहम्मद अली साहब, और उसके बाद बताएगा क्योंकि ये जो बयानात हैं माजरत के साथ, हर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हम यही सुनते हैं, लेकिन चीज़ों का तदारुक हम नहीं कर पा रहे। वजूहात क्या है आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बयान के हवाले से तो जो वज़ीर दाखिला हैं वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या मामलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में देखें जो इस वक्त रिसेंट सर्ज आई है और जिस आपने अभी थिंक टैंक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, तो आपने देखा होगा कि उसमें बुनियादी तौर पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जो इस वक्त तशद्दुद का लेवल और स्केल है और जो कैजुअल्टीज़ हैं मिलिट्री में भी सिविल में भी, और उसका जो इर्तिकाज़ और फोकस है वो आपको KPK और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो बुनियादी सवाल यही पैदा होता है कि उनके बयान से कतई नज़र कि ये जो इस वक्त एक सर्ज आई है और काफ़ी हाई लेवल की सर्ज है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात और वजूहात हैं। देखिए, मैं मुख्तसरन आपके सामने 5 इसकी वजूहात रखता हूँ। कुछ इसमें इंटरनल मामलात हैं, कुछ इसमें एक्सटर्नल मामलात हैं। इंटरनल मामला जो सबसे बड़ा है वो अगर आप टेररिज्म के हवाले से देखें या काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी के लिहाज से देखें, तो वो बुनियादी वजह ये है कि जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में 100 साल से ज़्यादा से यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे राइज रही है, उसमें जो सबसे बड़ी जो फ्लॉ होता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, मैंने इसके ऊपर 2012-13 में इंटरनेशनली पब्लिश भी किया था, वो ये है कि आप अगर किसी भी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात करें, क्योंकि उसके ज़रिए ना सिर्फ ये कि वो उन मुज़ाकरात को अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी में कन्वर्ट करती है, बल्कि उसके ज़रिए वो स्पेस गेन करती है, उस टाइम बाई करती है, अपने आप को कंसोलिडेट करती है। और बुनियादी तौर पे ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि मैं ये कहूँगा कि 20 साल में पाकिस्तान की अफवाज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जितनी कुर्बानियाँ दी थी, वो मैं समझता हूँ उस गेन को उन्होंने रिवर्स किया है काफ़ी हद तक। और अब बात यह है कि देखें 20 साल के बाद, पहले तो आप एक इंटरनेशनल कोलिशन का हिस्सा थे, लेकिन इस वक्त आप किसी कोलिशन का हिस्सा नहीं है और ना आपको कोई फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंस मिल रहा है, ना आपको कोई कोलिशन सपोर्ट फंड्स मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप जिस दुश्मन से सफ आ रहा हैं वो ज़्यादा डीपली एंट्रेंस्ड भी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, ज़्यादा एम्बोल्डेंड भी है। तो इस वक्त ये तो डोमेस्टिक कॉज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वेरी ब्रीफली 4 जो एक्सटर्नल कॉज हैं, देखें पिछले 2 साल से जो अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, बदकिस्मती से वो भी अपनी पूरी टेरिटरी पे सॉवरेंटी एक्सरसाइज नहीं कर पाई है। और अभी भी जो मॉस्को में भी बात हुई है कल,
उसमें भी ये हवाला दिया गया है कि अब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी जो तमाम नेबर्स और आलमी बरादरी भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की जो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं अमूमी तौर पे सारी कम्युनिटी की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वो पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, जो तीसरा पहलू है वो क्विकली मैं शेयर कर लूं, वो ये है कि थोड़ा सा जो नौयत है टेररिज्म की वो भी एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई कर रही है। पहले बुनियादी तौर पे दो तरह की टेररिज्म थी, एक सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे बलूचिस्तान में जिसमें BLA BLF वगैरह थे जो एथनिकली मोटिवेटेड थे, ग्रीवेंस को एक्सप्लॉइट करते थे, और दूसरा जो था वो TTP था जो कि खास मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत स्पेस और सिंपथी जो अफगान तालिबान है उसको इस्तेमाल करता था। लेकिन जो दाइश का अब इस एरिया और रीजन में आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि उनकी जो बलूचिस्तान में एक्टिविटीज हैं वो वहाँ की सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लेक्स और पेचीदा इसलिए बना रही हैं क्योंकि अब बलूचिस्तान में सब नेशनलिज्म के साथ साथ मोटिवेटेड जो टेररिज्म है वो भी बढ़ रहा है। तो ये तीन मामलात हैं। दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं, तो ये सारी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान पे क्यों हमला आवर है? सिर्फ हमारी गलतियां हैं या हमने दूसरे मुल्कों के साथ ज्यादती की है? तो ऐसा नहीं है। तो देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। कुछ हमारे जो दुश्मन है वो भी चाहते हैं कि अपने मामलात से तवज्जो मबजूल करा के यहाँ पे हमें मसाइल पैदा किए जाएं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाए। यस, डेफिनेटली मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। एजाज सैयद साहब, अब जब ये बात कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब कि जब आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल्स के साथ आप मुज़ाकरात करते हैं तो वो डेफिनेटली उसको लेजिटिमाइज कंसीडर करते हैं, फिर उसको टाइम बाय करते हैं, उसमें वो और इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम अपने थोड़ा ज़्यादा माजी करीब में ही अगर हम चले जाएं तो ये दोबारा से हमने ये स्ट्रैटेजी और ये पॉलिसी की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, रीसेटलमेंट करने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि ये उसी का शाखसाना है जो हम आज भुगत रहे हैं या इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सैयद साहब ने जो बात की है कि मुज़ाकरात के हवाले से कि वो नहीं करने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और माजी करीब में आपको पता है कि जनरल बाजवा के दौर में जनरल फैज़ हमीद साहब ने आखिर पे 1 जुलाई को 2021 को एक इन कैमरा मीटिंग हुई थी और उसके बाद भी इन कैमरा मीटिंग्स होती रहीं जिसमें ये कहा जाता रहा कि जी हमें तालिबान से बात करनी चाहिए और यही हल है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने बिल्कुल वही अप्रूवल दी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ था। लेकिन जहाँ तक ये बात कही जाती है कि जो तालिबान हैं, अफगान तालिबान, वो बड़े अच्छे हैं और अभी तक अपनी पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं माजरत के साथ, मुझे नहीं पता कि ये बात कहने वाले कभी अफगानिस्तान गए भी हैं या नहीं गए, या उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले कि अफगानिस्तान और तालिबान के आने के बाद कि अफगानिस्तान को जाकर वहाँ पर देखा भी है या नहीं देखा। मेरा नहीं ख्याल कि जो तालिबान हैं उनकी टेरिटरी पूरी कंट्रोल में नहीं है। उनके यहाँ टेरिटरी पूरी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस उनको दाइश से बिल्कुल हैं और चैलेंजेस भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेरिटरी उनके पूरे कंट्रोल में है। ये मौक़िफ़ हम माजी में भी इख्तियार करते रहे हैं। माजी में जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या हामिद करज़ई की गवर्नमेंट थी तो हम यही कहते थे कि जी देखिए उनकी जो गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ काबुल के तक महदूद है, और काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी थी। लेकिन इस वक्त जो तालिबान हैं वो जो है उनका कंट्रोल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो बात हम कहने से शर्माते हैं, जो बात हम बताने के लिए तैयार नहीं है, जो नाम लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं, वो ये है कि जो TTP है, TTP अफगान तालिबान के साथ मिलकर अशरफ गनी गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। और जब अशरफ गनी गवर्नमेंट को हटाया गया था तो TTP का एक बड़ा कलीदी रोल था अफगान तालिबान के साथ, और अफगान तालिबान और TTP दोनों एक ही हैं। और आज जो हमें चैलेंजेस, पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, वो आप माने या ना माने, वो ये है कि वो TTP की तरफ से है और अफगान तालिबान TTP को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो जो TTP की जो सेफ हेवन्स हैं वो अफगानिस्तान में कैसे हैं? क्या ये गलत है? जो TTP के लोग हैं उनको, TTP के जो मेन लीडरशिप है उनको मिनिस्टर्स के बराबर का स्टेटस है और वो वहां पर रह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है। एजाज सैयद साहब, मैं आपकी बातों से ये समझूं
कि पूरा कंसेंट जो है वो शामिल होता है अफगान गवर्नमेंट का जब पाकिस्तान में कोई टेररिज्म एक्टिविटी होती है? देखिए, अफगान जो गवर्नमेंट है उसके अफगान तालिबान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। बाज ग्रुप्स जो डोमिनेटिंग ग्रुप्स हैं और कुछ जो हैं वो इतने डोमिनेटिंग नहीं है, और ये फ्लक्चुएट चीजें होती रहती हैं। वहां पर थिंकिंग टीटीपी के बारे में बड़ी वाज़िया और क्लियर थिंकिंग है। वो टीटीपी को समझते हैं कि वो उनके साथी हैं, अलाइड हैं, एलाय हैं, उनके मुसलमान भाई हैं और इस्लाम का रिश्ता है उनका, और वो ये समझते हैं कि जो टीटीपी है वो दुरुस्त जंग लड़ रही है। अगर आप ये जरा देख लीजिए कि इतना कुछ पाकिस्तान में हुआ, मुझे बताइए कि क्या कभी अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी की कंडेमनेशन आई? नहीं आई। क्या कभी अफगान तालिबान ने यह अनाउंस किया कि हम टीटीपी के के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं और टीटीपी के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं हुआ। क्या टीटीपी के जो लीडरशिप है वो वहां पर मौजूद नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब क्लियर है कि वो ये समझते हैं कि टीटीपी उनकी अलाय है, और टीटीपी उनकी अलाय है वो इस तरीके से है कि टीटीपी का एक कलीदी किरदार था जब जो अशरफ गनी गवर्नमेंट गिरी थी। नज़ीर मुख्तसर साहब, ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। फॉल ऑफ काबुल को हमने बड़ा सेलिब्रेट किया था और हमने बड़े इस पे प्रोग्राम्स किए थे। इजाज़ से साहब तो अफगानिस्तान गए भी थे, उसके बाद हमारे प्रोग्राम में थे। बट द थिंग इज कि क्या वजह है कि हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन या अपनी कम अज कम जो हमारी इंगेजमेंट्स हैं उनको इंगेज उस तरह से नहीं कर सके। दूसरी बात ये उस चीज का भी रिएक्शन हो सकता है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जी जो इलीगल यहाँ पर अफगानीज हैं उनको पकड़ा जाएगा, और आज भी कोई कार्रवाई इस्लामाबाद में हुई है, पता नहीं कितने अफगानीज उन्होंने पकड़े भी है, कि हम उनको वापस भेजेंगे, क्या उसका भी कोई रिएक्शन को लिंक हो सकता है? और इंगेज क्यों नहीं कर पाए? क्या ये कमी रह गई? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं मुख्तसर थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैंने ये नहीं कहा कि अफगान तालिबान जो हैं अफगान टेरिटरी को कंट्रोल नहीं करते। मैंने दो बातें की थी कि वो सॉवरेंटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जब वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी नहीं करते कि उनकी टेरिटरी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ यूज नहीं की जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे चीन के खिलाफ हो, चाहे वहां से दाइश ऑपरेट करे, चाहे ETIM ऑपरेट करे, चाहे BLA ऑपरेट करे, चाहे BLF ऑपरेट करे। मैं उनकी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा। मैं अगर उसमें हम डिटेल में जाएंगे कि उसमें बिल का कितना फैक्टर है, आइडियोलॉजी का कितना फैक्टर है, कैपेसिटी का कितना फैक्टर है, या उनके कौमी मफादात कितने जुड़े हुए हैं, वो फिर एक डिटेल बहस है जिसका शायद आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। और मैं इस बात से एजाज साहब की एग्री करता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक जुमले में मैं कह देता हूँ कि देखें 2 साल उनको हो चुके हैं हुकूमत में आए हुए, और ये हकीकत है कि अफगानिस्तान जो है वो TTP की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन चुका है और उसको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब वहां पे मसला बिल का है, कैपेसिटी का है, वो दोनों मामलात हैं। लेकिन जब व्हेन दे लुक द अदर वे, जब वहां से ऑपरेशन होते हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसको इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी की ज़बान में लैक ऑफ सॉवरेंटी कहा जाएगा, चाहे वो काबिलियत हो, अहलियत हो या पॉलिटिकल विल का मामला हो। अब हम आते हैं कि देखें जी, बेसिकली आपको जो मामलात हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। एक बात करना जरूरी है, यू कांट हैव वन अप्रोच, वन स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स ऑल ग्रुप्स। ठीक है, देखें अब आपको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं इन तीनों चीजों को मुख्तसरन के। आपके जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जिस तरह BLA, BLF वगैरह हैं, उसके हवाले से ईरान और अफगानिस्तान के साथ आपको ताउन की भी जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो उनके मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, मैं एजाज साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, ये हकीकत है कि आइडियोलॉजिकली अफगान तालिबान और TTP एक ही नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि उन्होंने बैच की भी है उनके ऊपर। तो जब उनके हाथ पे बैच की हुई है तो फिर वो कैसे इनको क्रैक डाउन करेंगे? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो वहां पे हमें प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जब हम दाइश की बात करते हैं तो दाइश के साथ आपको एक डिफरेंट हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, क्योंकि दाइश जो है वो चीन के भी दुश्मन है, वो अफगान तालिबान के भी दुश्मन है, वो ईरान के भी दुश्मन है, वो रशिया के भी दुश्मन है। तो हमारे पास इनके साथ एक कॉमन इंटेलिजेंस की, काउंटर टेररिज्म की अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है।
तो बेसिकली आपको आउटफिट टू आउटफिट डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्ट्रेटजी और डिफरेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ एक अप्रोच नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज साहब, अब जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली वहाँ पे पहले से इंसर्जेंसी भी है, फिर बहुत सारे लोगों के स्टेक्स भी हैं, इंडिया का या रॉ का भी हम अमल दखल उसमें देखते हैं, वो इंस्टेबिलिटी भी वहाँ पर चाहता है, लेकिन बात से बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है ना। आप केपी देख रहे हैं, फिर चित्राल में जो कुछ होता रहा, मुझे अभी करंट स्टेटस एग्जैक्टली नहीं पता, बट एनीवेज तो सवाल ये है कि वाई पाकिस्तान, ये जिस तरह से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे दुश्मन होंगे लेकिन उस तरह से टारगेट नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान टारगेट है। और दूसरा ये कि कितना इसमें फैक्टर है या कितना हम इल्जाम इसमें रॉ को दे सकते हैं कि ये इंडियन फंडेड ही है, ये रॉ का ही है, या उसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि रॉ है या नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि रॉ है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर रॉ आ रही है और कार्रवाई कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकें। और अगर हम नहीं रोक पा रहे और हम सिर्फ ये कहते जा रहे हैं कि फलां है, तो मेरे ख्याल में हमें अपने ऊपर भी सवाल करने चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जो हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने क्यों किसी को मौका दिया है, या अगर वो पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा फेलियर भी है। इसके हवाले से मैंने आगे एक रेफरेंस दिया था, लेकिन मैं रिपीट एक रेफरेंस करना चाहता हूँ कि 2006 में रॉ के एक फौजी अफसर थे भारतीय, उन्होंने एक किताब लिखी थी, मेजर जनरल वी.के. सिंह। तो उन्होंने लिखा था कि रॉ की क्या क्या खामियां हैं या कमजोरियां क्या क्या हैं या करप्शन क्या कैसे कैसे होती है। तो उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात कही थी। उन्होंने कहा जी, जब भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का कोई वाकया, जब हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म का वाकया होता है तो हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं होता कि हम पाकिस्तान को बदनाम करें, इसका मकसद ये होता है कि हम तहकीकात नहीं करना चाहते, शेल्फ करना चाहते हैं। फिर साथ उन्होंने खदशा भी जाहिर किया था कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमारा नाम लिया जाता है तो पता नहीं यहाँ पे भी हमारा हाल भी कोई ऐसा ही ना हो। तो खैर इशू ये है कि ये जी माज़रत के साथ बहुत वाज़ह, मैं ज़रूर इस पे कभी डिटेल बात करूंगी फर्दर इस पे। और सैयद मोहम्मद अली साहब, एजाज सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन बात यही है कि बिल्कुल सही बात आज सैयद साहब भी और सैयद मोहम्मद अली साहब भी, कि हम सिर्फ ये कह के कि जी ये फला था, हम इसके पीछे जाएंगे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बात वही है कि जो चाहे रॉ हो या कोई भी मोसाद हो, हमें जो लोकल फैसिलिटेटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो हमारे अपने लोग होते हैं। अगर वो पाकिस्तान में आकर या वहाँ के लोग भी कार्रवाइयाँ करें तो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है। और जब तक हम इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है हम इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। वो कोई आर नहीं है, क्योंकि ये पहला दूसरा वाक़या नहीं है। हम दिहाइयों से ये इंसर्जेंसी और ये टेररिज्म जो है वो फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फेलियर है जो मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा नहीं कर सके। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।